चलो हम बात कर लेते हैं अब टॉपिक की ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र की। तो देखो किस तरीके से हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले देखो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रेस्पिरेशन। जब हम ये लिख रहे हैं रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन को हम क्या बोल रहे हैं, श्वसन कह रहे हैं। रेस्पिरेशन को हम क्या कह रहे हैं, श्वसन कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन हम किसे कहते हैं। तो देखो सबसे पहले ये रेस्पिरेशन है क्या, किसे कहेंगे हम रेस्पिरेशन। हम देखो नॉर्मली डेफिनेशन यदि मैं आपसे पूछूंगी तो आप क्या कहोगे कि मैडम जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, और CO2 जैसी गैसों को हम बाहर छोड़ते हैं तो उसे हम रेस्पिरेशन, श्वसन कहते हैं। लेकिन जो कंप्लीट डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा है रेस्पिरेशन की, ये नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, देखना। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, मैं आपके अकॉर्डिंग चलती हूँ। हम ऑक्सीजन की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, एयर। एयर यानी मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, वायु लिख सकती हूँ। यानी कि जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो बाहर से हम केवल ऑक्सीजन नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, एयर लेते हैं। उस एयर में हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन गैस हो, और उसके साथ में कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन गैस। तो आपको याद रखना है कि जब हम बाहर से गैस लेते हैं तो आप इतना याद रखेंगे, हम वायु लेते हैं, एयर लेते हैं, और उसके बाद की रिएक्शन क्या होती है। तो देखो रेस्पिरेशन को मैंने सबसे पहले लिख दिया कि श्वसन एक प्रकार की ऐसी अभिक्रिया है जो हमें क्या प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। क्यों, क्योंकि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में बात की थी कि भोजन के पाचन होने का मतलब ये नहीं है कि हमें ऊर्जा मिल गई। ऊर्जा तब मिलेगी जब ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। यानी कि जितने भी हम भोज्य पदार्थ खा रहे हैं, जब उनके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी और उसका ऑक्सीकरण होगा तब हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। अब देखो दूसरा वर्ड मैं यहाँ पे ये जोड़ती हूँ कि रेस्पिरेशन जो है ये एक प्रकार की, ध्यान से सुन लेना, इंपॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप सबने सुना होगा, रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब हमने क्या लिख दिया, यहाँ मैंने इसको हिंदी में लिख दिया जी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्योंकि हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो दो प्रकार की होती है एनर्जी के बेस पे। एक होती है एक्सोथर्मिक और एक कौन सी होती है, एंडोथर्मिक। यानी कि रेस्पिरेशन एक प्रकार की, पूरी परिभाषा देखना, श्वसन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं, और भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से हमें किसकी प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उसे हम क्या कह रहे हैं, श्वसन कह रहे हैं। अब आप बोलोगे कि मैडम ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, तो ध्यान से देखो, एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, और थर्मिक, यहाँ हम ये थर्मिक जो वर्ड है ये किसके लिए काम में लेते हैं, एनर्जी के लिए काम में लेते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया है जो कंप्लीट होने तक हमें ऊर्जा प्रदान करती है, उसे हम क्या कह देते हैं, एक्सोथर्मिक। अब दो प्रकार की है, एक एक्सोथर्मिक है, एक एंडोथर्मिक है। जैसे मैं एक एक एग्जाम्पल देख के आपको बताती हूँ कि आप कैसे पहचानोगे। सबसे पहले देखो, हमारा जो बॉडी का फ्यूल है, ईंधन है, वो हम ग्लूकोज को कहते हैं। मैंने लिख दिया C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है जी, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, आप सबको पता है। और ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, फ्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी। फ्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव का ईंधन। आपसे पूछ लिया जाए किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे ग्लूकोज को कहा जाता है। फ्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी हम किसको कहेंगे, ग्लूकोज को कहेंगे। अब होता क्या है कि जैसे ही हम श्वसन करते हैं उस दौरान जो ऑक्सीजन गैस है ये किसके साथ जुड़ती है, ग्लूकोज के साथ। किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। यानी पहला वर्ड क्लियर हो गया है, श्वसन एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्लियर कर लेना, श्वसन एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें ग्लूकोज के साथ क्या जुड़ती है, ऑक्सीजन जुड़ती है। और यहाँ पे जो उत्पाद बन जाता है वो हम लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके साथ में कुछ H2O जल के मॉलिक्यूल, और साथ में ATP के रूप में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है।
एटीपी के रूप में क्या बनती है? ऊर्जा। और ये जो एटीपी ऊर्जा बन रही होती है, ये कहाँ बन रही होती है? हमारा एक सेल ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं माइटो, सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से हम जानते हैं। और इस माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति ग्रह हम किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के बाद में जितनी भी जो एटीपी बन रही होती है, जो ऊर्जा बन रही होती है, एटीपी ऊर्जा की एक फॉर्म है जिसे हम एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही होती है। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कह देते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कह देते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आई होगी कि ये अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद में हमें क्या प्रोवाइड करवा रही है? ऊर्जा प्रोवाइड करवा रही है। इसलिए हम इस अभिक्रिया को कहेंगे एक्सोथर्मिक अभिक्रिया। क्लियर है क्या? आपसे पूछ लिया जाए कि श्वसन एक प्रकार की ऑक्सीकरण एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है, इसका मतलब क्या है? तो आप क्या कहेंगे कि हमारा जो फ्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर का जो ईंधन है ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़कर CO2 गैस बनाता है, H2O बनाता है, और साथ में ATP के फॉर्म में क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। और ATP की फॉर्म में ऊर्जा कहाँ बन रही होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, आप कहोगे अब यहाँ पे हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हमने क्या कह दिया? एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कह दिया। ये जो अभिक्रिया है ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है? एक श्वसन अभिक्रिया है। तो याद रखना, श्वसन एक प्रकार की ऑक्सीकरण और इसके साथ में एक प्रकार की एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है, जिसमें एटीपी के रूप में हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। क्लियर है जितना? एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। वॉइस की प्रॉब्लम सभी को आ रही है क्या? क्या सभी को प्रॉब्लम आ रही है वॉइस की? चलो, ये अभिक्रिया हमने कौन सी देखी है? एक्सोथर्मिक अभिक्रिया, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसके बाद में देखो, मैंने क्या कहा कि ये अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक ऊष्माक्षेपी होती है और एक क्या होती है? ऊष्माशोषी। तो मैंने दूसरा इसका टाइप ले लिया और वो हो गया आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे? एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसे आप क्या कह सकते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आप सबने फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया का नाम सुना होगा, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है कि पादप क्या करते हैं? कौन सी गैस लेते हैं? CO2 गैस, और मिट्टी से, सोइल से क्या ले लेते हैं जी? H2O। यहाँ पे किसकी उपस्थिति होती है? लाइट, प्रकाश की। हमने इसको क्या दिया है? सूर्य का प्रकाश, यानी सौर ऊर्जा आप कह सकते हैं। यहाँ हम किसकी उपस्थिति देखते हैं जी? क्लोरोफिल की उपस्थिति देखते हैं। और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है C6H12O6, यानी कि कौन सा उत्पाद बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। अब आप क्या कहेंगे? अब इस अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्यों कह रहे हैं? कारण देखो, ये अभिक्रिया जब शुरू हुई और लास्ट में जब समाप्त हुई, उस टाइम पे इस अभिक्रिया को पूरा होने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? ऊर्जा की, चाहे वो ऊर्जा का कोई भी रूप हो। तो ऊर्जा का रूप यहाँ पे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं, तो कौन सी हो गई? सौर ऊर्जा हो गई। तो सौर ऊर्जा की उपस्थिति में CO2 और H2O मिलकर एक जटिल कॉम्प्लेक्स कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं? ग्लूकोज। तो दो तरीके की रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। कभी कंफ्यूज मत होना, एक्सोथर्मिक श्वसन है क्योंकि हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। एंडोथर्मिक प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में ही यह अभिक्रिया पूर्ण हो सकती है और उत्पाद के रूप में क्या बन सकता है? ग्लूकोज, जो एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। क्लियर है इतना? अब देखो, इसके आगे इतना क्लियर हो गया कि श्वसन अभिक्रिया क्या है। देखो, हमारा जो श्वसन है ये दो प्रकार का होता है। रेस्पिरेशन, सबको पता होगा। हमारा जो रेस्पिरेशन है, जो श्वसन है, रेस्पिरेशन,
यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, श्वसन की। हमारा श्वसन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स, 2 प्रकार का होता है। अब ये 2 प्रकार का कौन सा होता है मैं डिफरेंस करके बता देती हूँ। एक तरफ हमारा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को आप बोल सकते हैं जी ऑक्सी श्वसन। एरोबिक रेस्पिरेशन को आप क्या कह सकते हैं, ऑक्सी श्वसन। एक तरफ मैंने लिख दिया एनारोबिक, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम कह देंगे अनऑक्सी श्वसन, क्योंकि यहां से सवाल बन जाता है अनऑक्सी श्वसन। अब देखो इसका मतलब क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन आप किसे कहेंगे और एनएरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहेंगे। अब देखो एरोबिक का मीन्स क्या है, एरोबिक यदि आपको यहां से पता नहीं चल रहा एरोबिक से, तो आप ऑक्सी वर्ड से समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिख दिया कि ये श्वसन तभी कंप्लीट होगा जब किसकी प्रेजेंस होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। यानी जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ऑक्सी श्वसन का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन एरोबिक या फिर कौन सा श्वसन कहलाएगा, ऑक्सी श्वसन कहलाएगा। एनएरोबिक का मतलब अनोक्सी श्वसन, यानी कि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें श्वसन की प्रक्रिया बिना ऑक्सीजन के भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होती है जी, एब्सेंट होती है। तो पहला सेंटेंस क्लियर है हमारा कि एरोबिक रेस्पिरेशन का मीन्स ऑक्सीजन क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट, उपस्थित होनी चाहिए। एनएरोबिक का मीन्स क्या है कि ऑक्सीजन क्या होनी चाहिए, अनुपस्थित होनी चाहिए। अब यदि मैं यहाँ पे दूसरा लिखती हूँ पॉइंट, कि दूसरा पॉइंट क्या है, देखो ऑक्सी श्वसन की जो अभिक्रिया है वो अभी हमने लिखी थी, ऐसे चलेगी C6H12O6, किसकी उपस्थिति होगी, ऑक्सीजन की, और उत्पाद क्या बनेगा जी, CO2, साथ में क्या निकलेगा, H2O, और ऊर्जा बनेगी ATP। अब आप कहोगे कि कितनी ऊर्जा बनेगी, तो यहाँ जो ATP के मॉलिक्यूल बन जाते हैं वो कितने बनते हैं, 38। ये आपको याद रखना है कि एक ऑक्सी श्वसन अभिक्रिया से या फिर एक ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीकरण से कितने अणु ATP ऊर्जा के बनते हैं, तो आप क्या कहेंगे, 38। तो दूसरा पॉइंट क्लियर है, ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, CO2 बनती है, H2O बनता है, और साथ में 38 मॉलिक्यूल किसके निकलते हैं, 38 ATP मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, किसके, ऊर्जा के निकल रहे हैं। अब इसके बाद में देखो कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन की अभिक्रिया कैसे चलती है। तो जैसे C6H12O6 ये ग्लूकोज है जी, यहाँ पे O2 क्या होती है, एब्सेंट, और उत्पाद के रूप में देखो क्या क्या बन सकता है। उत्पाद के रूप में यहाँ पे कई प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट हो सकता है आपका एथेनोइक अम्ल, सवाल पूछा जाता है अनोक्सी श्वसन का उत्पाद क्या होगा, एथेनोइक अम्ल। दूसरा उत्पाद आपका यहाँ पे बन सकता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, और तीसरा उत्पाद आपका यहाँ पे बन सकता है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, और साथ में निकल जाती है CO2 गैस, और इसके साथ में केवल 2 ATP किसके निकलते हैं, ऊर्जा के मॉलिक्यूल निकलते हैं। क्लियर है जी इतना। देखो अनऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन एब्सेंस में होता है। जब ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तो ये ग्लूकोज CO2 H2O में ना टूटकर उत्पाद बन सकते हैं आपके एथेनोइक अम्ल, उत्पाद बन सकता है आपका लैक्टिक अम्ल, उत्पाद बन सकता है आपका मिथेनोइक अम्ल। तीनों याद रखना, हो सकता है ऑप्शन में इनमें से कोई एक आपको मिलेगा। पहला कौन सा है जी, एथेनोइक अम्ल, दूसरा कौन सा है, मेथेनोइक अम्ल, और तीसरा कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल। और इसके साथ में क्या निकलती है, कुछ मात्रा में CO2 गैस, और केवल 2 ATP ऊर्जा के अणु बनते हैं। तो ये चीज याद रखना, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो 38 ATP, और जब ऑक्सीजन एब्सेंट है तो केवल कितने ATP ऊर्जा बन रही है, 2 ATP ऊर्जा यहाँ पे बन रही है। तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो बनता है इनके एग्जाम्पल से।
कि एरोबिक रेस्पिरेशन किस में पाया जाता है। सबसे पहला एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया एनिमल्स, एनिमल्स यानी जितने भी जंतु हैं, उन जंतुओं के अंदर या जानवर बोल सकते हैं, जितने भी जानवर हैं उनमें क्या पाया जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी वो ऑक्सीजन गैस लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिख दिया ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स यानी जितने भी मनुष्य हैं वो श्वसन करते हैं किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसके बाद में तीसरा एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया सरीसर्प, और सरीसर्प को आप क्या कह सकते हैं, रेप्टाइल्स कह सकते हैं। दिख रहा है क्या नीचे से, या फिर ऊपर लिखो मिटा के, क्या नीचे से दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो ऊपर यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल एक बार समझ लेना इस चीज को। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन के मैं एग्जाम्पल लिखूं तो सबसे पहला मैंने लिख दिया एनिमल्स, यानी जितने भी जानवर हैं सारे कौन सा श्वसन करते हैं, ऑक्सी श्वसन। इसके बाद में जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है, यानी कि जितने भी मानव है, मनुष्य हैं, सारे कौन सा श्वसन करते हैं, ऑक्सी श्वसन। और इसके बाद में जितने भी हमारे सरीसर्प हैं, सरीसर्प समझ रहे होगे, जो रेंग कर चलते हैं, जो रेंग कर चलते हैं वो सारे क्या होते हैं, सरीसर्प होते हैं। उनमें भी कौन सा श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन किस किस में हो गया, एनिमल्स जानवर में हो गया, ह्यूमन बीइंग्स मनुष्य में हो गया, और किस में हो गया, सरीसर्प में हो गया। अनोक्सी श्वसन के एग्जाम्पल देखना किस किस में पाया जाता है। सबसे पहला मैंने लिख दिया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, या फिर आप बोल सकते हैं एक कोशिकीय जीव, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, या फिर क्या बोल सकते हैं, एक कोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ गया होगा, जैसे अमीबा। हमारा जो अमीबा होता है, सुना होगा नाम, उसे हम एक कोशिकीय जीव में रखते हैं। तो जितने भी जीव ऐसे जो केवल एक कोशिका से मिलके बने होते हैं, उनमें कौन सा श्वसन पाया जाएगा, अनोक्सी श्वसन पाया जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो इसका, एक कोशिकीय जीवों के अलावा जो हमारे जितने भी बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया का मतलब समझ गए, जीवाणु, यानी जितने भी जो जीवाणु हैं, ये सारे जीवाणु भी कैसा श्वसन दिखाते हैं, अनऑक्सी श्वसन दिखाते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया हो गया, इसके अलावा हमारे जितने भी वायरस हैं, जो विषाणु हैं, उनमें भी कौन सा श्वसन पाया जाता है, अनऑक्सी। हमारे जितने भी कवक हैं, कवक यानी कि आप क्या बोल सकते हैं, इनको फंगस बोल सकते हैं, कवक को आप क्या बोल सकते हैं जी, फंगस बोल सकते हैं। ये सारे के सारे ऐसे जीव हैं जो एन एरोबिक या फिर अनऑक्सी श्वसन दिखाते हैं। क्लियर है इतना। आप शेयर नहीं कर रहे क्या, आप शेयर नहीं कर रहे क्या, लाइक और शेयर तो कर दो यार। एक बार रिवाइज कर रही हूँ, मेरे साथ साथ देखते जाना। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 H2O में टूटेगी और 38 ATP क्या बनाएगी, ऊर्जा। एग्जाम्पल की बात करें, सभी जानवर, सभी मनुष्य और सभी जो सरीसर्प हैं, रेप्टाइल्स हैं, वो किस में आते हैं, ऑक्सी श्वसन में। अनोक्सी श्वसन की बात करूं तो ऑक्सीजन क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन अनुपस्थित है, ये जो श्वसन है इसमें उत्पाद 3 बन सकते हैं, कौन कौन से, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, इसके अलावा आपका लैक्टिक अम्ल, साथ में CO2 गैस। और केवल कितने ATP ऊर्जा बनती है, 2 ATP ऊर्जा के मॉलिक्यूल यहाँ बनते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सभी एक कोशिकीय जीवों में कौन सा श्वसन पाया जाता है, एनारोबिक। जितने भी जीवाणु हैं एनारोबिक, जितने भी वायरस हैं एनारोबिक, और जितने भी कवक या फंगस हैं उन सब में कौन सा श्वसन पाया जाता है, एनएरोबिक श्वसन। क्लियर है जी इतना, एरोबिक श्वसन और एनएरोबिक श्वसन। क्लियर है। फर्मेंटेशन, अनोक्सी श्वसन को ही कहा जाता है, जो यीस्ट में होता है, यीस्ट कवक में होता है फर्मेंटेशन। ये क्लियर है क्या, क्या इतना क्लियर है। मैं जो सवाल पूछ रही हूं उसका आंसर दे दो, क्या ये क्लियर है,
और चैटिंग आप करते रहना। आपको शेयर और लाइक करने के लिए बोला जाता है, वो तो करते नहीं हो, और साथ में पता नहीं। ठीक है इतना, चलो भाई। ये हमारे श्वसन के दो टाइप हमने पढ़ लिए हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एक कौन सा हो गया, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। इनकी बात हमने कर ली है और अच्छे से इस चीज को आप क्लियर कर लेंगे। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। देखो जीवों में श्वसन करने के लिए अलग अलग प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे हम श्वसन करते हैं तो हमारा जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, लंग है। लंग्स यानी कि हम किसे कहेंगे, फेफड़ों को कहेंगे। अब अलग अलग जीवों की बात करें तो उनमें अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे मैं आपके सामने फर्स्ट नेम लिखती हूँ कि लंग्स, हम किसकी बात करेंगे, लंग्स की। यहां से सवाल बनता है, अच्छे से याद रख लेना। हमने इसको क्या कह दिया, फेफड़े, या फिर हम क्या कह सकते हैं, फुफ्फुस कह सकते हैं। तो जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स के द्वारा श्वसन कौन कौन से जीव करते हैं। सवाल कैसे बनेगा कि निम्न में से ऐसा कौन सा जीव है जो लंग्स से श्वसन कर सकता है, फेफड़ों से श्वसन कर सकता है, ऐसे सवाल बनेंगे। तो आपको क्या याद रखना है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम याद रखना है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं कि किस किस में ये फेफड़े देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले तो ऑल एनिमल्स, जितने भी जानवर हैं उन सब में क्या पाए जाते, फेफड़े पाए जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दे दिया, ह्यूमन बींग्स को आप क्या बोल सकते हैं, जितने भी मानव है, मनुष्य हैं, उनमें श्वसन के लिए मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा पाया जाता है, लंग्स पाया जाता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दिया, फ्रॉग यानी कि मेंढक। अब एक चीज ध्यान रखना, ये मेंढक है ना बहुत लफड़े कराता है, क्योंकि उभयचर रह गया। उभयचर कैसे रह गया, क्योंकि ये जल में भी रह सकता है और स्थल पे भी रह सकता है। तो जल और स्थल में श्वसन के लिए इसे अलग अलग प्रकार के श्वसन अंग की जरूरत होती है। हाँ अंकित जी, गुड आफ्टरनून। बहुत लेट आते हो आप लोग, क्या बात है। अब देखो ये जो फ्रॉग है, ये फेफड़ों से श्वसन कब करता है, जब ये कहां पे होता है, अर्थ पे। यानी कि जब हम बोल सकते हैं कि धरातल पे है, अर्थ पे, पृथ्वी, या फिर आप बोल सकते हैं धरातल, सरफेस पे, सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि जब पृथ्वी की धरातल पे ये फ्रॉग होता है, मेंढक होता है, तो इसे श्वसन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, लंग्स की जरूरत पड़ती है, फेफड़ों की जरूरत पड़ती है। तो पहला क्लियर होगा कि लंग्स है वो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस किस का हो सकता है, एनिमल्स, जानवरों का हो सकता है, ह्यूमन बींग्स, मनुष्य का हो सकता है, फ्रॉग, मेंढक में भी होता है, लेकिन कब होता है, जब वो अर्थ की सरफेस पे है। यानी कि धरातल पे यदि उपस्थित है तो मेंढक को श्वसन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, लंग्स की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जैसे मैं आपके सामने दूसरा नाम लिखती हूँ, गिल्स। मैंने आपके सामने क्या लिखा, गिल्स। ये भी एक प्रकार का क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि श्वसनीय अंग। गिल्स से जो श्वसन होता है ये किसमें होता है, फिश यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, मछली। मछलियों को श्वसन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है जी, गिल्स की जरूरत पड़ती है। क्लियर है इतना। फेफड़ों में आ गया एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, फ्रॉग किस पे उपस्थित हो, धरातल पे उपस्थित हो। गिल्स किस में पाया जाता है, फिश, मछलियों में। यानी मछली को श्वसन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, गिल्स की जरूरत पड़ती है। तीसरा मैंने आपके सामने लिखा, स्किन। आप समझ गए होंगे, त्वचा की बात मैं कर रही हूँ। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट स्किन, त्वचा से भी क्या कर सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं। त्वचा से भी क्या कर सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं। उनका एग्जाम्पल देखना कि ऐसे कौन कौन से जीव हैं जो त्वचा से श्वसन कर सकते हैं। सबसे पहला आपका एग्जाम्पल मेंढक का ही है, और ये मेंढक त्वचा से श्वसन कब करता है, जब ये होता है वाटर में। यानी जब ये पानी में उपस्थित होता है तो मेंढक को श्वसन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, स्किन, त्वचा। मेंढक अपना श्वसन सीधा किससे कर सकता है,
स्किन से कर सकता है। इसके अलावा इसका दूसरा जो एग्जाम्पल है ये हो गया हमारा अर्थवोम। और अर्थवोम को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आप सबने नाम सुना होगा केंचुआ, ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, किसान के मित्र के नाम से भी जानते हैं, केंचुए के नाम से जानते हैं। केंचुआ किसान का मित्र, सबसे ज्यादा हार्ट भी इसी में पाए जाते हैं, बात कर चुके हैं हम 8 संख्या में। सबसे ज्यादा हार्ट चेंबर कॉकरोच में कितने होते हैं, 13। तो याद रखेंगे स्किन, त्वचा, त्वचा से श्वसन किस किस में होता है, मेंढक में होता है। और मेंढक कहाँ पाया जा रहा है, जब वाटर में पाया जा रहा है। इसके अलावा जो अर्थवॉर्म है, जो केंचुआ है, केंचुए में भी श्वसन के लिए क्या पाई जाती है, स्किन, त्वचा पाई जाती है। तो 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे क्लियर है। सबसे पहला हो गया लंग्स, फेफड़े, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, फ्रॉग, मेंढक। और मेंढक कहाँ पे उपस्थित है, धरातल पे उपस्थित है, ठीक है। इसके अलावा गिल्स से श्वसन कौन करती है, फिश, जिसे हम क्या कह सकते हैं, मछलियां कह सकते हैं। स्किन, त्वचा से श्वसन कौन करता है, मेंढक करता है, जब वो कहाँ उपस्थित होता है, वाटर में। और अर्थवॉर्म करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, केंचुआ या फिर किसान का मित्र भी कहते हैं, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन में काम में आता है, जब खाद बनाई जाती है उस टाइम पे। अब नेक्स्ट देखो, मैं इसको मिटा देती हूँ। लंग्स पढ़ लिए हैं, गिल्स पढ़ लिए हैं और स्किन द्वारा पढ़ लिया है। अब इसके अलावा चौथा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या हो सकता है हमारा, वो हो सकता है ट्रैकियल ट्यूब। ट्रैकियल ट्यूब को आप बोल सकते हैं विंड पाइप, या फिर आप बोल सकते हैं सीधा श्वास नली। श्वास नली, विंड पाइप या फिर ट्रैकियल ट्यूब। ऐसे कौन से जीव हैं जो ट्रैकियल ट्यूब यानी कि श्वास नली से श्वसन करते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ आंसर, कि ऐसे कौन से जीव हैं जो ट्रैकियल ट्यूब, श्वास नली से श्वसन कर सकते हैं। मैं देख तो लूं, आप पढ़ तो रहे हो क्या। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सभी को। अनिल फौजी टिड्डे, अच्छा, और तिलचट्टा, दीपक जी, ब्रह्मोस, कॉकरोच, चलो देख लो, कीट पतंग। अशोक यादव जी ने सही बोल दिया। वैसे जो ट्रैकियल ट्यूब्स है, श्वास नली है, इससे श्वसन कौन कौन करता है, तो हम सीधा ही लिख देते हैं इंसेक्ट। अब देखो, इंसेक्ट्स में जितने भी कीड़े मकोड़े आते हैं या फिर कीट पतंग जितने भी आते हैं, कीट पतंग या फिर जो कीड़े मकोड़े जो भी आते हैं, सारे के सारे इंसेक्ट में आते हैं। और ये श्वसन किससे करते हैं, सीधा ट्रैकियल ट्यूब। और इसके साथ में एक एग्जाम्पल आपको और याद रखना है, वो क्या होता है, कॉकरोच। कॉकरोच, और ये नाम ज्यादा पूछा जाता है कॉकरोच का, कि कॉकरोच में श्वसन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, या श्वसन ये अंग कौन सा होता है, तो आप कहेंगे ट्रैकियल ट्यूब या फिर कौन सा होता है, श्वास नली। ट्रैकियल ट्यूब या श्वास नली, इंसेक्ट, जितने भी कीट पतंग है, कीड़े मकोड़े, टिड्डे वगैरह जो भी हैं, और इसके साथ में कॉकरोच, इन सब में श्वसन के लिए क्या पाया जाता है, ट्रैकियल ट्यूब पाया जाता है। क्या क्लियर है क्या इतना। ये हमने किसको पढ़ा है, यहाँ पे कुछ रेस्पिरेटरी मेन ऑर्गन्स पढ़े हैं जो अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। आप इसको रिवाइज करते जाना ताकि याद हो जाए, क्योंकि सवाल बहुत अच्छे बन जाते हैं। इसके बाद में देखो, ये हमने कुछ बेसिक सी चीजें पढ़ ली है। अब हम बात करेंगे हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र की हम बात करेंगे। तो ध्यान से समझना, एकमात्र ऐसा चैप्टर है जहां से डायग्राम जो होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं श्वसन तंत्र के, वहां से सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझते जाना। देखो, हमारे जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है, ये कौन से भाग से शुरू होती है, नोज वाले भाग से, यानी हम क्या कह सकते हैं, नाक वाले भाग से। यानी जो एयर है, ये जो एयर हम ले रहे हैं, एयर के अंदर क्या क्या उपस्थित है उसकी मैं बात करूंगी। ये जो एयर हम लेते हैं, ये सबसे पहले नोज का कौन सा पार्ट, नोस्ट्राइल या फिर आप क्या कह सकते हैं, नासा छिद्र, सबसे पहले किसमें जाती है जी, नासा छिद्र में जाती है। एक बार मैं बता देती हूँ, ठीक है।
हमारी जो ये एयर है इसमें क्या क्या हो सकता है, O2 गैस हो सकती है, नाइट्रोजन गैस हो सकती है, और कौन सी गैस हो सकती है, CO2 गैस हो सकती है। अब ये देखो O2 गैस की यदि परसेंटेज वैल्यू पूछ ले, वातावरण से हम कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन लेते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 21% ऑक्सीजन। हम कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन लेते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 78%। हम कितनी प्रतिशत CO2 लेते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 0.03%। ये हमारे हो गए एयर के कंपोनेंट। हम जो वायु ले रहे हैं जो श्वसन के लिए, उसमें ऑक्सीजन 21% तक पाई जाती है, नाइट्रोजन 78% तक पाई जाती है, और CO2 लगभग कितना परसेंट होता है, 0.03%। अब श्वसन के बाद में जैसे नासा छिद्र तक एयर गई, वायु गई, नासा छिद्र से ये वायु कहाँ जारी होती है, यहाँ से ले लिया जाता है इसको विंड पाइप द्वारा। विंड पाइप यानी विंड पाइप को आप क्या कह सकते हैं, ट्रेकिया। आप ट्रेकिया को क्या कह सकते हैं जी, श्वास नली। आप ट्रेकिया को क्या कह सकते हैं, श्वास नली कह सकते हैं। इसके बाद में जैसे ही विंड पाइप एयर को लेती है, ये विंड पाइप इस एयर को कहाँ ले जाती है, लंग्स में। लंग्स यानी कि हम क्या कर देते हैं जी, फेफड़ों में ले जाती है। और फेफड़ों के अंदर किसकी उपस्थिति होती है, ब्लड की यानी रक्त की। और ब्लड में जो सॉल्यूबल गैस होती है वो केवल कौन सी होती है, O2। यानी इसके अलावा जितनी भी गैसें हैं उसको वापस क्या कर दिया जाता है, आउट कर दिया जाता है बॉडी से। क्या क्लियर है, क्या इतना समझ में आया होगा शायद, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एयर के रूप में 21% O2, 78% N2 और 0.03% क्या लेते हैं, CO2। हम इसको नोज में नासा छिद्र नोस्ट्रल वाले भाग से लेते हैं, यहाँ से ये विंड पाइप ट्रेकिया या श्वास नली में जाती है, यहाँ से ये किस में चली जाती है, लंग्स में, फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। और ब्लड में केवल कौन सी गैस सोल्यूबल हो सकती है जी, ऑक्सीजन गैस सोल्यूबल हो सकती है। और ऑक्सीजन गैस जब सोल्यूबल हो गई तो जो अदर गैस है, ये दोनों गैसें हैं, ये गैस क्या कर दी जाती है, बॉडी से बाहर आउट कर दी जाती है। अब देखो नोज के अंदर क्या होता है कि हमारे नोज में कुछ स्मॉल हेयर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे हेयर्स, और इन हेयर्स को अपन बोल सकते हैं नोजल हेयर्स। नोजल हेयर्स। अब यदि मैं इसको साइंस की भाषा में पूछूं कि नोज में पाए जाने वाले जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, नोजल हेयर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, नोजल हेयर्स को क्या बोला जाता है, यहाँ पे सीलिया। ये नाम आपसे ज्यादा पूछा जाएगा, सीलिया। हम किस नाम से जानते हैं, सीलिया के नाम से। तो साइंस की भाषा में जो हमारे नोजल हेयर्स होते हैं, यानी नाक में जो रोम पाए जाते हैं, जो हेयर्स पाए जाते हैं, उसको हम क्या कह देंगे जी, सीलिया कह देंगे। किसकी भाषा में, साइंस की भाषा में। अब देखो इस सीलिया का काम क्या है, सीलिया कर क्या रही है, तो सीलिया का काम है एज ए फिल्टर। एज ए फिल्टर समझ गए होंगे कि जब हम एयर ले रहे हैं तो एयर के साथ कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव या फिर डस्ट है वो चली जाती है। तो नोजल हेयर क्या करते हैं, ये सीलिया क्या करती है कि उसको वहीं पे रोक लेती है, तो एज ए फिल्टर काम कर रहा है। और फिर जो गैस है, जो एयर हमने ली है, वो फिल्टर होके आगे कहाँ तक जाती है, विंड पाइप तक जाती है, ट्रैकिया तक जाती है। तभी कहा जाता है कि नाक से लिया हुआ सांस मुख से लिए हुए सांस से क्या होता है, अच्छा होता है। क्यों होता है, क्योंकि माउथ के अंदर वो फिल्टर का काम नहीं कर पाता। जो डस्ट है, जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, वोम वगैरह चले गए हैं एयर के साथ, वो सीधे ही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक, लंग्स तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब अपन नोज से ले रहे हैं तो नोजल हेयर्स होते हैं, जिसे आप सीलिया कहते हैं, ये उस गैस को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। तो एज ए फिल्टर का काम कौन करेगा, एज ए फिल्टर का काम कौन करेगा यहाँ पे, नोजल हेयर्स, या फिर आप क्या कहेंगे, सीलिया। क्या ये जो मैंने बनाया है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। गैसें पहले नासा छिद्र, विंड पाइप, फिर लंग्स तक पहुंचती है। इसी क्रम में हमें पढ़ना है। हमने नोज के बारे में पढ़ लिया है, नासा छिद्र से गैसें जाएगी। नोज में क्या पाए जाते हैं, कुछ हेयर्स पाए जाते हैं, जैसे नोजल हेयर्स, या फिर हम क्या कह सकते हैं, सीलिया के नाम से जान सकते हैं, जो एज ए फिल्टर काम करते हैं। अब देखो इसके आगे की बात, हम इसके आगे की बात करते हैं। मैं इसको मिटा रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है क्या,
अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो, मैं आगे की बात करती हूँ। अब देखो हम नोज के बाद में यहाँ इस विंड पाइप को पढ़ते हैं कि विंड पाइप क्या होती है। तो डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगी कि हमारा जो ये माउथ और नोज का कनेक्शन होता है ये किस तरीके से होता है, इस चीज को समझना। ये चैप्टर आप डायग्राम से ही समझ पाएंगे। मैंने इस तरीके से कुछ बनाया है। ये वाला जो पार्ट है इसको हम मानते हैं नोज, नाक वाला भाग है, और ये वाला जो भाग है ये कौन सा है, माउथ वाला भाग, मुख वाला भाग। यहाँ पे जो भाग उपस्थित है ये वाला, इसको कहा जाता है फेरिंग्स। नाम सुना होगा सबने, फेरिंग्स। फेरिंग्स से सवाल बहुत बार पूछा जाता है। सवाल क्या बनेगा, देखो जब हम श्वसन करेंगे तो जो हम एयर लेंगे, ये एयर हमारी बॉडी में एंट्री करने वाली है, तो किसके थ्रू करने वाली है, नोज के थ्रू। जब हम खाना खाएंगे तो खाना खाते समय जो हमारा फूड है वो फूड किससे जाएगा, माउथ से, और वो भी कहाँ जाएगा, यहाँ पे। यानी ये ऐसा पार्ट है जहाँ पे एयर और जो फूड है ये एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं। इसीलिए इस फेरिंग्स को कहा जाता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र का, पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ भाग। पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ पार्ट, जो कॉमन पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो कौन सा होता है जी, फेरिंग्स होता है। ठीक है, तो जैसे ही गैस नोज से आई, नोज से आके यहाँ पे कहाँ रुकी हुई है, फेरिंग्स में, तो आपसे पूछ सकता है कि फेरिंग्स क्या होता है। तो आप कहेंगे कि फेरिंग्स ऐसा भाग है जहाँ पे एयर और फूड मिक्स होते हैं, इसीलिए इस फेरिंग्स को पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का हम क्या कह सकते हैं, उभयनिष्ठ भाग कह सकते हैं। क्लियर है क्या इतना? अब देखो आगे, फेरिंग्स समझ ली हमने, फेरिंग्स क्या काम करती है। अब इसके आगे देखो कि फेरिंग्स के बाद में जो गैस है वो किस में जाती है। फेरिंग्स के बाद में गैस किस में जाएगी, विंड पाइप में। और विंड पाइप को आप क्या बोल सकते हैं, वायु नलिका, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया या फिर श्वास नली। किस तरीके से होती है देखो, यहाँ पे क्या है कि ये जो फर्स्ट पाइप मैंने बनाई है, फर्स्ट ट्यूब बनाई है, इसको हम बोलते हैं ओइसोपैगस, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, फूड पाइप। फूड पाइप या फिर ओइसोपैगस हमने पढ़ लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये वाली जो ट्यूब है मैंने इसको बोल दिया विंड पाइप, और विंड पाइप को आप क्या बोल सकते हैं जी, ट्रैकिया बोल सकते हैं। अब क्या होता है कि ये फूड पाइप क्या करती है, यहाँ पे जो भोजन है ये माउथ से लेके कहाँ लेके जाती है, स्टमक में। स्टमक यानी कि आमाशय तक। ये विंड पाइप क्या करती है, यहाँ से नोज से एयर लेती है। क्या लेती है, एयर, और कहाँ लेके जाती है, लंग्स तक। ये दोनों के काम हो गए। ठीक है, ये दोनों के काम हो गए। फूड पाइप क्या कर रही है, माउथ से फूड लेके कहाँ तक लेके जा रही है, स्टमक, आमाशय तक। और जो विंड पाइप है ये नोज से एयर लेके कहाँ तक जा रही है, लंग्स तक लेके जा रही है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके से एक पतला सा झिल्ली नुमा संरचना होती है। यहाँ पे पतली सी झिल्लियों से बनी एक संरचना होती है, और इस संरचना को क्या कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। इसे हम कहेंगे एपिग्लोटिस। इसे आप क्या कहेंगे, एपिग्लोटिस। अब इस एपिग्लोटिस को हम हिंदी में बोल सकते हैं घाटी का ढक्कन। एपिग्लोटिस को आप क्या बोल सकते हैं, घाटी का ढक्कन। अब ये एपिग्लोटिस करता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये एपिग्लोटिस करता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। पाया कहाँ जा रहा है, फूड पाइप और विंड पाइप के जस्ट ऊपर। काम क्या होता है इसका कि जैसे ही हम खाना खा रहे होते हैं तो खाना किस में आएगा, फूड पाइप में आएगा। जब हम श्वसन कर रहे होते हैं तो एयर किस में आएगी, विंड पाइप में आएगी। ठीक है, तो जब हम खाना खाते हैं तो ये जो एपिग्लोटिस है इसको एक धक्का लगता है और ये थोड़ा ऊपर हो जाता है और भोजन किस में आता है,
फूड पाइप में। हम भोजन के बाद में जब श्वसन करते हैं तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है, किसको खोल देता है, विंड पाइप को खोल देता है। और जब विंड पाइप खुल गई तो इसमें क्या आ गई, एयर आ गई। इसीलिए इस एपिग्लोटिस को कहा जाता है ट्रैफिक पुलिसमैन। ट्रैफिक पुलिसमैन, आपसे सवाल बन सकता है हमारी बॉडी का ट्रैफिक पुलिसमैन किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए एपिग्लोटिस या फिर घाटी का ढक्कन। एपिग्लोटिस या फिर घाटी का ढक्कन। हो क्या रहा है कि जब फूड आ रहा है तो ये किसको खोल रहा है, फूड पाइप को। जब एयर आ रही है तो ये किसको खोल रहा है, विंड पाइप को खोल रहा है। अब ये कर क्या रहा है भाई, ऐसे ही तो होता है। ट्रैफिक पुलिसमैन क्या करता है कि पहले इधर वाले व्हीकल निकलने चाहिए तो इधर वालों को रोक देता है, फिर इधर वाले निकलने चाहिए तो इधर वाले को रोक देता है। ऐसे ही तो काम कर रहा है। फूड आ रहा है तो एयर को नहीं जाने दे रहा, उसको रोक रहा है। और जब एयर जा रही है तो फूड पाइप को क्या कर रहा है, बंद कर रहा है। अब होता क्या है कि जैसे मान लो हम जल्दी जल्दी खाना खा रहे होते हैं, तो खाना खाते खाते क्या हो जाता है, जैसे मान लो आपने जोर से बोल दिया या फिर जोर से हंसी आ गई या फिर छींक आ गई, तो उसमें क्या होता है कि ये जो भोजन है ये इस फूड पाइप में आना चाहिए था। ये फूड पाइप में ना आके भोजन के कुछ पार्टिकल्स किस में आ जाते हैं, श्वसन नली में। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि सांस लेने में एकदम से क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। और हम तुरंत क्या करते हैं, पानी पीते हैं ताकि कुछ जो फूड के पार्टिकल्स इस विंड पाइप में फंस गए हैं वो आगे चले जाने चाहिए। कई बार क्या होता है कि ये जो चीज है ये हार्ट अटैक का भी कारण बन जाती है, क्योंकि जब हमारी श्वसन की प्रक्रिया ही रुक गई है तो साथ में हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है इतना? क्या विंड पाइप का पार्ट क्लियर है? एपिग्लोटिस कहाँ पाया जाता है, फूड पाइप और विंड पाइप के ऊपर पाया जाता है। फूड पाइप में क्या आ रहा होता है, फूड, और विंड पाइप में क्या आ रही होती है, एयर। तो विंड पाइप नोज को किससे जोड़ती है, लंग्स से। और फूड पाइप क्या करती है यहाँ पे, माउथ को किससे जोड़ती है, स्टमक से जोड़ती है। क्लियर है क्या इतना? आप रेस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे? चलो आगे की बात करते हैं। इससे कुछ है कि दिमाग में आ रहा होगा कि मैडम वॉइस बॉक्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स क्या होता है। तो चलो मैं इसको एक बार क्लियर कर देती हूं। अब आगे देखो, मैं इसी के स्ट्रक्चर फिर से बना रही हूं आपके सामने, ध्यान से समझना। चलो केवल विंड पाइप ही बना देते हैं एक बार। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ये ओनली विंड पाइप की है। विंड पाइप, या फिर आप क्या लिख देंगे इसको, ट्रेकिया। अब ट्रेकिया में होता क्या है कि यहाँ पे कुछ ऐसी संरचना पाई जाती है, इस तरीके से ऐसी संरचना। ध्यान से देख लेना, स्ट्रक्चर से सवाल ज्यादा बनते हैं। इसको क्या कहा जाता है, जैसे एयर आ रही है ट्रेकिया से, ये जो संरचना मैंने बनाई है इसको क्या कहा जाता है? प्लीज आंसर दो। जो विंड पाइप है, ट्रेकिया है, इसके ऊपर ये पाई जाने वाली जो स्ट्रक्चर है इसको किस नाम से जाना जाता है, जल्दी बताएंगे। वोकल कॉर्ड, पंकज जी। जी आंसर दो। नहीं बता पा रहे? वीडियो शेयर क्यों नहीं कर रहे आप लोग? थोड़े से रेस्पॉन्सिबल बन जाओ यार। परवीन सिंह जी राठौड़ जी, नहीं पता मैडम। तेजपाल जी, लेरिंग्स। चौधरी राजेश मिल जी, नहीं पता। फेरिंग्स, राजकुमार जी, फेरिंग्स की बात तो हमने कर ली है। एपिग्लोटिस की बात भी हो गई है। विक्की कुमार जी, जी सही है। चलो देख लो, ये जो संरचना मैंने बनाई है इस संरचना को कहा जाता है वोकल बॉक्स। वोकल बॉक्स के नाम से जानते हैं। और इसी वोकल बॉक्स को कहा जाता है लेरिंग्स। आप सबने सुना होगा कि हमारी जो साउंड प्रोड्यूस होती है, जो ध्वनि प्रोड्यूस होती है, वो किससे होती है, लेरिंग्स से होती है। तो पहला सवाल क्या बनेगा कि वोकल बॉक्स,
ध्वनि बॉक्स या फिर जो लेरिंग्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, विंड पाइप या फिर हमारी श्वास नली या फिर ट्रेकिया के ऊपर। होता क्या है कि इस लेरिंग्स में, वोकल बॉक्स में क्या पाए जाते हैं, कुछ वोकल कोड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं जी, वोकल कोड। वोकल कोड को आप क्या कह सकते हैं, स्वर रज्जु। वोकल कोड को आप कह सकते हैं स्वर रज्जु। ये वोकल कोड क्या करते हैं कि इन वोकल कोड में होता है वाइब्रेशन, और जैसे ही इनमें वाइब्रेशन होता है ये किसको प्रोड्यूस करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ध्वनि का उत्पादन करते हैं। क्लियर है इतना? हाँ जी, राम राम सभी को। देखो ये जो विंड पाइप है इसमें यहाँ पे कुछ ऐसी संरचना दिखाई देती है जिसे हम वोकल बॉक्स या लैरिंग्स कहते हैं। और लैरिंग्स का काम क्या होता है, ध्वनि का उत्पादन करना। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, देखो हम बोलते हैं तो हमारे जो स्वर रज्जु है ये एयर से क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, और वाइब्रेशन करने से क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। अब क्या होता है कि कई बच्चे क्या होते हैं कि जैसे मान लो एडल्ट फेज में जाने के बाद भी क्लियर नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि उनके जो स्वर रज्जु होते हैं, जो वोकल कॉर्ड होते हैं, वो थोड़े मोटे होते हैं। और जैसे सुना नहीं होगा कि जीभ मोटी है तो साफ नहीं बोल पा रहा, वो जीभ मोटी नहीं होती, वो हमारे लैरिंग्स का जो वोकल कॉर्ड है, स्वर रज्जु है, ये क्या होता है, मोटा होता है, और इस वजह से वो वाइब्रेशन नहीं कर सकता। देखा होगा कि एक तो बहुत पतला सा तार, एक मोटी सी लकड़ी लो, आप अगर उनमें वाइब्रेशन करवाना चाहोगे तो जो पतला सा तार है वो ज्यादा वाइब्रेशन करेगा, और जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा साउंड उतनी ही क्या आएगी, क्लियर आएगी। तो ध्यान रख लेना, वोकल बॉक्स है विंड पाइप या ट्रैकिया के ऊपर पाया जाता है। और होता क्या है कि लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं, स्वर रज्जु पाए जाते हैं, जो वाइब्रेशन करके क्या बनाते हैं, साउंड का प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो यहीं की बात कर रही हूं, यहाँ पे इस वोकल बॉक्स के चारों तरफ एक कार्टिलेज पाई जाती है, इस तरीके से। कार्टिलेज यानी मैं क्या लिख सकती हूँ, कार्टिलेज को उपास्थि, आप सबने नाम सुना है कार्टिलेज का, एक बार बता देती हूँ। उपास्थि क्या होती है कि जो हमारी बोन्स है, अस्थियां हैं, वो क्या होती है, स्ट्रोंग होती है, भंगुर प्रकृति की होती है, लेकिन कार्टिलेज क्या होती है, बहुत स्मूथ। जैसे हमारे कान का ये वाला भाग है, ठीक है, इसमें क्या पाई जाती है, कार्टिलेज। नाक का जो टिप वाला भाग है, इसमें क्या पाई जाती है, कार्टिलेज पाई जाती है। तो ये कार्टिलेज क्या कर सकती है, बहुत स्मूथ होती है। तो ये वाला जो भाग है इस बॉक्स के चारों तरफ, यहाँ पे पाई जाती है कुछ उपास्थियां, और ये उपास्थियां क्या बना लेती है, इन उपास्थियों का ये जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं जी एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल, इसका नाम आपने सुना होगा बहुत बार। सवाल बन ही जाता है कि एडम्स एप्पल कहाँ पाया जाता है, तो आप कह देंगे लैरिंग्स में, या फिर आप क्या कह सकते हैं, विंड पाइप या फिर ट्रेकिया में। ठीक है, अब ये जो एडम्स एप्पल है ये ओनली फाउंड इन ओनली मेल्स, केवल किसमें पाया जाता है, पुरुषों में। जो पुरुष है उन्हीं के अंदर क्या पाया जाता है, एडम्स एप्पल। जैसे आपने सबने नोटिस किया होगा कि जो पुरुष होते हैं उनके यहाँ पे बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर सी निकली होती है, सबने देखा है ना। यहाँ पे जो अपने गले वाला भाग है, यहाँ पे जो वोकल कॉर्ड है, इसमें कुछ एक स्ट्रक्चर है जो बाहर निकली हुई होती है बॉयज में। ठीक है, जो मेल है, जो पुरुष है, उसी को हम क्या कहते हैं, एडम एप्पल कहते हैं। फीमेल्स में ये नहीं पाया जाता। क्लियर है क्या इतना? क्लियर है? हाँ, महिलाओं में ये नहीं होता। एडम्स एप्पल है, अगर होता भी है तो डेवलप नहीं होता, इसीलिए महिलाओं में ये एडम्स एप्पल कभी दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो पुरुषों के अंदर जो वोकल बॉक्स है, यहाँ पे इस वोकल बॉक्स के बाहर की तरफ क्या पाई जाती है, कार्टिलेज पाई जाती है, और वो कार्टिलेज है वो हमें बाहर की तरफ दिखाई देती है, और उस स्ट्रक्चर को आप क्या कह देते हैं, एडम्स एप्पल। केवल किसमें पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखो कि यहाँ पे एक ऐसी संरचना देखने को मिलती है, इस तरीके की छोटी सी संरचना, और इसको कहा जाता है ग्लोटिस। हमने एक एपिग्लोटिस पढ़ लिया है, और ये जो संरचना यहाँ पाई जा रही है वोकल बॉक्स के ऊपर, इस संरचना में, इसको कहते हैं ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या करती है कि जो हम एयर ले रहे हैं, एयर को तो क्या कर देती है, इन यानी अंदर जाने देती है, और जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जो ध्वनि बन रही है, उसको क्या करती है, बाहर निकालती है।
ये कुछ जो टर्म्स हैं, कुछ नाम है, वो आपको स्ट्रक्चर से याद होनी चाहिए। जब तक आपको संरचना याद है, इमेज याद है, आप कभी भूल नहीं सकते। सीधा याद रख सकते हो। आपके नासा छिद्र आ गए, नासा छिद्र के बाद में ये वाला जो भाग है ये फेरिंग्स आ गया, जहाँ पे एयर और जो आपका फूड है वो मिक्स हो जाता है। यहाँ से हमारी जो ये दो पाइप बन जाते हैं, एक फूड पाइप होती है, एक विंड पाइप होती है। उनके ऊपर एक संरचना पाई जाती है जिसे हम ट्रैफिक पुलिसमैन या फिर एपिग्लोटस कहते हैं, जो भोजन को अंदर जाने देता है और फूड पाइप को बंद कर देगा, और फिर एयर के लिए किसको खोल देगा, विंड पाइप को। फिर आगे चले तो यहाँ पे हमारी इस विंड पाइप के ऊपर ये जो संरचना पाई जाती है, इसको हम क्या कह देते हैं, स्वर रज्जु या फिर वोकल बॉक्स, या फिर क्या कह देते हैं, लेरिंग्स। वोकल बॉक्स में क्या पाए जाते हैं, वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं। और जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन करते हैं, स्वर रज्जु जब वाइब्रेशन करते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। इस वोकल बॉक्स के चारों तरफ कुछ कार्टिलेज पाई जाती है, उपास्थियां पाई जाती है, और ये जो उपास्थियों की जो संरचना है उसे हम कह देते हैं एडम्स एप्पल, जो पुरुषों में देखने को मिलती है। यहीं पे एक संरचना और पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। और ये ग्लोटिस करता क्या है भाई, जो वायु आएगी वो इधर से तो होके आएगी, तो ये क्या करेगा, एयर को अंदर जाने देगा, और यहाँ से क्या बनेगी, साउंड बनेगी। उस साउंड को ये क्या करेगा, बाहर निकालेगा। भाई हम साउंड तो बन रही है, जब तक साउंड बाहर नहीं आएगी तो क्या दूसरा सुन पाएगा उसको, नहीं सुन पाएगा ना। तो ये साउंड को ग्लोटिस क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, और एयर को क्या कर रहा है, इनसाइड लेके आ रहा है, अंदर लेके आ रहा है। क्लियर है इतना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।